ओके, अब सर सुनेंगे कहानी कि ये चैप्टर क्या है। यहाँ पे देखें सर, ऐसा होता है ना कि टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये चैप्टर क्या है और ये क्यों बना, इसके पीछे का क्या गेम है, क्या कहानी, सर समझ लो। देखो ऐसा है ना कि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और इनकम टैक्स में देखो ऐसा है, हम बात करें इनकम टैक्स की, एंड आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स में ये होता है कि फाइनेंशियल ईयर, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 है ना। फाइनेंशियल ईयर हमने 23-24 में इनकम कमाई, तो इस इनकम पे जो मैंने यहाँ पे इनकम कमा रखी है, इस इनकम पे जो टैक्स है बेटा, ये टैक्स मुझे पे करना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, है ना। मैं इसको बोलती हूँ बेटा प्रीवियस ईयर, मैं इसको बोलती हूँ प्रीवियस ईयर 23-24 को, और मैं 24-25 को बोलती हूँ असेसमेंट ईयर, ठीक है। यानी कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न करते हैं और उस पे जो टैक्स है वो हम फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में जमा करते हैं। अब यहाँ पे है क्या कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करेंगे, उस इनकम पे टैक्स हमारे को अगले फाइनेंशियल ईयर में चाहिए होएगा। तो भाई सरकार ना, ये सरकार का रेवेन्यू है टैक्स, और सरकार को आपको सर्विसेज देने के लिए लगातार पैसे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, तो मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ और मुझे आपको सर्विसेज देने के लिए मुझे लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो चाहिए, क्योंकि भाई पानी रोज आना है, बिजली हर महीने जाना है, रेंट हर महीने जाना है, तो मुझे आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो चाहिए, तो मुझे लगातार कंटिन्यूअसली एडमिशन्स चाहिए। ठीक वैसे ही सरकार को आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए सरकार को भी लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो चाहिए। अगर सरकार के पास वो फ्लो नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी, आपको वो सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, गुड्स नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। बट प्रावधान ये है इनकम टैक्स में कि फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम कमाते हो और फॉलोइंग फाइनेंशियल में टैक्स जमा करते हो, तो टैक्स आएगा, सरकार के पास इनकम आएगी, लेकिन इस साल जो लोग इनकम कमा रहे हैं इस पे अगले साल टैक्स जमा करने आएंगे, तो बीच में सर्विसेज देने के लिए फ्लो कहाँ से मेंटेन होएगा। एक तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आई। दूसरी प्रॉब्लम क्या रही, दूसरी प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मानो ठीक है चलो हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनकम कमाई और हम इस पर टैक्स जो है वो हम लोग फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स जमा करना, उनको पता है कि हमें टैक्स जमा करना है, बट वो क्या करते हैं, वो बेटा टैक्स नहीं जमा करते। मान लो मैं इंडिविजुअल हूँ और मेरे लिए रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई है ना, पता है आप लोगों को 31 जुलाई है। अब मुझे 31 जुलाई तक टैक्स जमा करना है और मैंने कहा कि ठीक है यार नहीं जमा करती। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर 5 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी है। अब 5 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी है, मैंने कहा कि यार हम ये टैक्स एक काम करते हैं बाद में जमा कर देंगे, यार जुलाई में नहीं जमा करेंगे। तो मैंने जुलाई में जमा नहीं किया, अगस्त में जमा नहीं किया, सितंबर में जमा नहीं किया। लास्ट डेट क्या है, कब तक मैं अपना रिटर्न फाइल कर सकती हूँ, 31 दिसंबर, ये लास्ट डेट होती है, इस डेट तक मैं टाल सकती हूँ, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5,000 रुपए की फाइन ले लेंगे यार सेक्शन 234F में। क्यों 234F में मैं 5,000 रुपए की फाइन दे दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल करूंगी। यानी सरकार का जो पैसा है जो 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए था, मैंने वो पैसा रोक लिया और रोकने के बाद मैंने इसको जमा किया लास्ट डेट पे। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि लास्ट डेट पे ना जमा किया हो, अब तो एक और रिटर्न आ गया ना, 139(8)A आ गया ना। 139(8)A कहता है ठीक है यार, जिन्होंने अभी नहीं जमा किया है वो आगे जमा कर देंगे यार। इस तरीके से मैं सरकार का पैसा टालती जा रही हूँ, टालती जा रही हूँ, टालती जा रही हूँ, और सरकार को पैसा नहीं पहुंच रहा है ना। तो एक तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फ्लो की है कि इस साल इनकम कमाएंगे अगले साल टैक्स जमा करेंगे, तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये।
फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ठीक है, चलो ठीक है, हमने अगले साल आपसे इनकम टैक्स ले लिया, अब अगले साल जो डेट है 31 जुलाई, आप उस जुलाई तक आए ही नहीं, आपने टैक्स जमा ही नहीं किया, आप दिसंबर तक टाल गए, और उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, फाइन ही तो लगेगा। हम पैसा रोक लेते हैं, ठीक है फाइन के साथ दे देंगे यार, तो अल्टीमेटली सरकार का फ्लो रुका। एक तो ये बात थी। सरकार ने कहा यार इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक चैप्टर बनाया टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एसएससी हूँ, और मान लो से कि मेरे को ना एक 10 लाख रुपए की एफडी से इनकम आ रही है, और मैं अपना टैक्स डिलेड जमा कर रही हूँ। सरकार ने कहा यार इसको इनकम तो आ रही है, ये टैक्स डिले जमा कर रही है और फाइन दे देती है, लेकिन आके बाद में, लेकिन पैसा टाइमली नहीं आएगा तो सरकार सर्विसेज नहीं दे पाएगी। तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं, हम सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। मतलब मैम, मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के आने से बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गई सरकार की। जैसे अगले साल पैसा आना था तो इसी साल आ गया, और साथ ही साथ ना टैक्स में अब डिलेड नहीं हो रहा है, अब हमारे को टैक्स डिले नहीं मिल रहा है, अब हमारे को टैक्स टाइमली मिल रहा है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल 23-24 में मेरे पास मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए थे, जिस पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी कि मेरे को 10 लाख रुपए की उस पर इनकम जनरेट हो रही थी। अब इस 10 लाख रुपए की इनकम पे मैं टैक्स कॉम्प्यूट कर रही थी, और वो टैक्स मैं सरकार को देरी से जमा कर रही थी, अगले साल भी नहीं कर रही थी, उसके बाद भी नहीं कर रही थी, या मैं डिले जमा कर रही थी। तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं, जैसे ही बैंक में इसका पैसा क्रेडिट होएगा, हम क्या करेंगे, हम इस पे टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, यानी टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे। टैक्स को डिडक्ट कर लिया सोर्स पे। सोर्स क्या है भाई, पैसा बैंक में जनरेट हो रहा है ना, इनकम बैंक में जनरेट हो रही है मेरी, बैंक मुझे एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है। तो सरकार ने बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए कि बैंक तुम इस औरत के अकाउंट में जब 10 लाख रुपीस क्रेडिट करोगे ना, वो टाइम पे ही तुम टैक्स को डिडक्ट करके हमारे को जमा कर देना। सरकार ने कहा, मतलब बैंक ने कहा साहब ऐसा हो सकता है क्या, हम इसकी इनकम से टैक्स डिडक्ट कर ले? हाँ, सरकार ने कहा हम तुम्हें ये अधिकार देते हैं। अब सरकार ने उन्हें ये अधिकार दे दिया है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई कानून बना दिया, ये कानून है कि अगर मेरे बैंक में मेरी एफडी पे इंटरेस्ट जनरेट होता है, अक्रू होता है, तो बैंक इमीडिएटली उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। मैम फिर इससे तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है, सरकार ने आपसे ज्यादा पैसे डिडक्ट कर लिए, तो सरकार ने हमसे कहा कि देखो ऐसा है ना कि राखी मैडम आप ना 23-24 में ये इनकम अक्रू हुई आपके अकाउंट में, तो 23-24 में हम आपके बैंक से कह देंगे, बैंक आपके इंटरेस्ट इनकम पे 10% का टीडीएस डिडक्ट करके हमारे को डिपॉजिट कर देगा। जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर में जब आप जाओगे और वहां पे आप देखोगे कि भाई आपका टोटल इनकम कितना है और उस इनकम पे आपको कितना टैक्स पेबल है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपका पेड टैक्स कितना है। मान लो मुझे भाई हो सकता है कि 10 लाख, मान लो सिर्फ और सिर्फ मेरी 10 लाख रुपए इनकम रही, और सरकार ने इस पे 10% का अगर टीडीएस डिडक्ट किया तो 1 लाख रुपीस का सरकार के पास टैक्स जमा हो गया। अब हो सकता है कि इस 10 लाख रुपए में से मैंने बहुत सारे डिडक्शन वगैरह क्लेम कर लिए हो, तो डिडक्शन क्लेम करने के बाद ऐसा हो सकता है कि मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए की आई हो, तो सरकार कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है मैडम, हमने ये 1 लाख रुपए जमा करवा लिया है टैक्स के रूप में आपसे, आप जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आओगे, रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करोगे, तो वहां हमें बता देना तुम्हारी टोटल इनकम कितनी थी, उस पे तुमने कितने डिडक्शन क्लेम किए, उस पे तुमने कितनी एग्जेम्पशन क्लेम करी है, और तुम्हारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है, यानी कि तुम्हें फाइनल टैक्स कितना पेबल है। तो मैंने सरकार से कहा सरकार जी आफ्टर डिडक्शन एंड ऑल मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो 10,000 है। तो सरकार ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 है? हमने कहा हाँ जी सरकार, लेकिन सरकार मैंने टैक्स पे कितना कर दिया है, मेरा टैक्स पेड कितना है, पेड है 10,000 1 लाख, और पेबल कितना आया मेरे ऊपर 10,000। तो सरकार मुझे इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है 90,000 वो क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। आई बात समझ में? हाँ, अब ऐसा भी केस बन सकता है, कैसा केस, जैसे मैंने टैक्स जमा किया 1 लाख रुपए का, हाँ जी मैम आपने टैक्स पे किया 1 लाख रुपए का, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर आई 3 लाख रुपए की, हाँ जी बेटा ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या होगा, तो आपका 1
1 लाख रुपए का टैक्स ऑलरेडी जमा है, आपको 2 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे, ये आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कुल मिला के इस चैप्टर में क्या हुआ है, इस चैप्टर में टीडीएस चैप्टर में यहाँ पे एक पर्सन है जो किसी पर्सन को कोई पेमेंट कर रहा है। अगर ये पर्सन पेमेंट कर रहा है तो ये इसके लिए एक्सपेंस है, लेकिन इसको पेमेंट कर रहा है तो ये इस पर्सन की इनकम होगी ना, और अगर ये इस पर्सन की इनकम होगी तो इस पर्सन के ऊपर टैक्स को पे करने की जिम्मेवारी आती है। समझ रहे हैं? इस पर्सन के ऊपर टैक्स को पे करने की जिम्मेवारी आती है। तो सरकार ने यहाँ पे कहा कि भाई तुम्हें टैक्स पे करने की जिम्मेवारी आती है और ये पर्सन ना डिले कर रहा है, ये पर्सन नालायकी कर रहा है, तो सरकार ने इस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए, पेयर। भाई जो पेमेंट कर रहा है हम उसको पेयर ही तो बोलेंगे। इस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए कि देखो भैया तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर तुम इस पर्सन को पेमेंट कर रहे हो और अगर तुम कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हो जिसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं तो आप टीडीएस को डिडक्ट कर लो, और टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई। आई कहानी समझ में? तो टीडीएस एक तरीके का कह लो कि एक तरीका है जिससे साल के बीचों बीच में सरकार फ्लो जनरेट कर पाती है। टीडीएस एक तरीका है जिसके थ्रू सरकार ना बीच में ही आपसे टैक्स जमा कर लेती है, आपका टैक्स जमा करवा लेती है। बाद में साल के आखिर में जब फाइनेंस असेसमेंट ईयर में आप देखते हो कि आपकी इनकम कितनी है, फिर आप जाके अपना अमाउंट सेटल करते हो। आई कहानी समझ में? तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक तो एसएससी डिफॉल्ट नहीं कर पाता है क्योंकि जो पेयर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे पेमेंट कर रहे हो और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन सरकार लगा दे कि मैडम का टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करना, तो ये केस में मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी यार, तुम तो टैक्स डिडक्ट करके ही मेरे को पेमेंट करने वाले है ना। तो सरकार को टाइमली पैसा पहुंच गया, डिले पेमेंट नहीं हो रही है यार उनको, है ना, और फ्लो भी मेंटेन हो गया यार, देश भी सही से चले गया, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस चैप्टर ने सॉर्ट आउट किया। ना स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर हमारा। सेक्शन 190 से लेके सेक्शन 206 तक के प्रोविजंस हमें यहाँ पे पढ़ने। ओके चलो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 190 की। 190 आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं तो उसे टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा, या अगर किसी पर्सन के ऊपर टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है तो उसे टीसीएस को कलेक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो टीडीएस एंड टीसीएस की प्रोविजन जिस भी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है उसको ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। 190 तो ये कहता है, ऑब्लिगेट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये प्रेमिसेस है और इस प्रेमिसेस का रेंट जाता है, और इस प्रेमिसेस का रेंट ऑफ कोर्स मतलब मान लो अराउंड 80,000 रुपीज़ पर मंथ में जमा करती हूँ इसका रेंट। तो अगर 80,000 रुपये पर मंथ रेंट है तो सालाना मैंने साल में कितना पे करना है, 80,000 इंटू 12 करोगे कितना आएगा मेरा ख्याल, हाँ 2 लाख ज़्यादा हो गया नहीं, हाँ 9,60,000, वेरी नाइस, बहुत बड़े संस्कार। तो 9,60,000 रुपये अब मैं दे रही हूँ किसको, प्रीमिसेस के ओनर को। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक सेक्शन है जो मुझसे ये कहता है, यहाँ पे ये सेक्शन है जो मुझसे कहता है कि भैया देखो अगर किसी पर्सन ने, ये देखो अगर कोई पर्सन है और वो रेंट पे कर रहा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो रेंट पे टीडीएस को डिडक्ट करे। आई बात समझ में? तो अब ये मेरी जिम्मेवारी 190 मुझे ऑब्लिगेट कर रहा है कि मैडम जब भी आप रेंट का पेमेंट करोगे तो आप टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करोगे, और वो टीडीएस महीने भर के अंदर अंदर हमारे को लाके जमा कर दोगे। आई कहानी समझ में? तो यहाँ पे ये तरीके से पेयर को ऑब्लिगेट किया जा रहा है, पेमेंट करने वाले को ऑब्लिगेट किया जा रहा है, ठीक है। एवरी पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स थ्रू टीडीएस एंड टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ठीक है। अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल है तो आप एडवांस टैक्स जमा करोगे, और अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल है, टीडीएस और टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो आपको उसको एप्लीकेबल करवाना होएगा। तो 190 बेसिकली आपको ऑब्लिगेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी बैंक में एफडी है और उस एफडी पे मुझे 10 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई। अब बैंक कह रहा है कि मैडम देखो 10 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई, और बैंक कह रहा है कि मैडम आपके अकाउंट में वैसे अक्रू तो 10 लाख हुआ है, बट मैडम हम मजबूर हैं, हम आपको 9 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे। मैंने कहा ऐसे थोड़े नहीं होता है यार, तुम समझ नहीं रहे हो बैंकर, मैनेजर हिसाब में आ जाओ नहीं तो तुमको पटक के मारेंगे हम, पूरा का पूरा 10 लाख क्रेडिट करो।
मैनेजर कह रहा देखो मैडम सही से बात करो, आप गलत तरीके से बात कर रहे हो। हमने कहा देखो बेटा यूपी वाले हैं हम, 1 लाख रुपया हमारा कहीं से काट लिए तुम हैं, कहीं से काट लिए तुम। हमने निकाला, कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया उनके। बेटा मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज यही सरकार तो कह रही है मुझसे कि मैडम आपके इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होएगा, और अगर बैंक टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो आप उसको डरा और धमका नहीं सकते हो, आपको 190 के अंतर्गत ये बात माननी पड़ेगी। और अगर बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, टैक्स को डिडक्ट कर लिया है सोर्स पे ही, तो कोई बात नहीं है, आप रिटर्न फाइल करो, और अगर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो आप आके अपना टैक्स वापस ले जाओ। लेकिन आप इस तरीके की हरकतें नहीं करोगे। आई कहानी समझ में? तो बस ये ऑब्लिगेट कर रहा है। चलो तो 190 हमें समझ में आ गया। 191 की बात करते हैं। मान लो अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, और सॉरी टीडीएस एंड टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 और मोर है, 10,000 और मोर है, तो उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी होता है ना। याद आ रहा है आप लोगों को? 4 क्वार्टर मैंने बताए थे, है ना, 15th ऑफ जून, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर एंड 15th ऑफ मार्च, है ना। 15%, 45%, 75% एंड 100% तक का पेमेंट आपका 15th ऑफ मार्च तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल तो टीडीएस ओके, टीसीएस एप्लीकेबल तो टीसीएस की प्रोविजन, और अगर ये एप्लीकेबल नहीं तो एडवांस टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा, अगर एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल है तो, ठीक है। If tax is not deducted at source with regard to any income, SST shall pay advance tax. SST shall pay advance tax, but of course ये mandatory provision नहीं है, because advance tax को applicable करवाने का एक प्रावधान है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 और मोर है तो ही आप एडवांस टैक्स जमा करोगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स आपको जमा करना है ना। आगे बात करते हैं ना, यहाँ से अब आपके प्रोविजन स्टार्ट होते हैं। तो 190 आपको ऑब्लिगेट करता है टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स के लिए। 191 कहता है अगर टीडीएस टीसीएस नहीं जमा किया तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए, जमा करना है। और अब 192 से सीरीज स्टार्ट होती है कि टीडीएस के किस के ऊपर, क्योंकि भाई इनकम तो आप बहुत सारे सोर्सेज से कमाते हो। जैसे आप लोग मुझे पेमेंट करते हो तो तुम तो पेयर हो गए ना, तुमने मुझे पेमेंट करी, तुम्हारे लिए तो खर्चा है भाई, मेरी कोचिंग की फीस तुम्हारे लिए खर्चा है, और मेरे लिए वो खर्चा क्या है, इनकम है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्या तुमने टीडीएस डिडक्ट किया था मेरी फीस पे? नहीं किया था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज में मैं आपको बताऊंगी ये वो इनकम है जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको, अगर आप इन सेक्शंस में कहीं आते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी आप अगर टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान में आते हो, प्रोविजंस में आते हो, तो ही आपको टीडीएस और टीसीएस जमा करना है। समझता है ये बात को यार? ना मूव करते हैं, हम लोग आते हैं सेक्शन 192 पे। सबसे पहला सेक्शन हमारा 192 का है। ओके, अब 192 क्या कहता है हमारे से? 192 कहता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉयर है, कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉयर है और ये सैलरी पे कर रहा है किसको? एम्प्लॉय को। अब अगर ये सैलरी पे कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये इसके लिए एक्सपेंस है, और इसके लिए बेटा क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। तो अब इस रिश्ते पे 192 एप्लीकेबल है, एंड 192 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी तो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि उस सैलरी पे वो टैक्स को डिडक्ट करेगा। समझ रहा है? तो अब यहाँ पे यही है सेक्शन 192 कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई सैलरी दी तो उसको ना टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं? एवरी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। मैम ये इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ब्रैकेट में क्यों लिखा है? बिकॉज अभी आगे चल के ना हम बहुत सारे ऐसे सेक्शन पढ़ने वाले हैं जहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस को डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे तुमने मुझे पेमेंट करी बट तुम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो, समझ रहे हैं। बट मुझे कोई कंपनी पेमेंट करेगी तो शायद वो टीडीएस डिडक्ट करेगी, समझता है। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए कहा गया है। कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस को तभी डिडक्ट करेंगे जब उनके ऊपर सेक्शन 44A भी एप्लीकेबल होएगा।
समझना ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ। कुछ ऐसे सेक्शंस हम पढ़ेंगे जहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को टीडीएस काटना है, टीडीएस को डिडक्ट करना है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल, चाहे एचयूएफ हो, चाहे फर्म हो, सबको टीडीएस डिडक्ट करना है। कुछ ऐसे सेक्शन पढ़ोगे जहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी टीडीएस को डिडक्ट कर पाएंगे जब उनके ऊपर सेक्शन 44A भी एप्लीकेबल होएगा। आई होप आपको 44A भी याद होएगा। क्या है, याद है? नहीं याद है? किसी को भी नहीं याद है 44A भी क्या है? 44A भी है कंपल्सरी ऑडिटिंग, है ना। ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी आपको होएगा अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आपके ऊपर 44A भी एप्लीकेबल होगा तभी आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। अब 44A भी क्या है, मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो। तो आपको सेक्शन पढ़ते समय ये बात ध्यान रहनी चाहिए, मैं बार बार हर सेक्शन में फिर इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जंप करूंगी यार, ठीक है। 44A में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में इनका टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर गया है 100 लाख को, और अगर बेटा इन्होंने प्रोफेशन को ऑप्ट किया है एंड प्रोफेशन में इनकी जो ग्रॉस रिसिट है वो बेटा एक्सीड कर गई है 50 लाख रुपीस को, तो बेटा इनको कंपल्सरी ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। इसके अलावा एक छोटी सी अमेंडमेंट भी थी कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन कैश में अप टू 5% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन है, यानी आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही करते हो, सिर्फ और सिर्फ टोटल ट्रांजेक्शन का अप टू 5% ही आप कैश में कर रहे हो, तो ये जो लिमिट 100 लाख रुपीस की है ये कितनी हो जाएगी? 1000 लाख हो जाएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 लाख हो जाएगा। आई बात समझ में? याद आ रहा है आप लोगों को ये बात? तो ये है प्रावधान 44A भी, ठीक है। 44A भी है कंपल्सरी ऑडिटिंग, 44A भी है कंपल्सरी ऑडिटिंग, ठीक है। तो 44A भी है आपका कंपल्सरी ऑडिटिंग, ठीक है। तो कुछ सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ 44A के बगैर ही टीडीएस को डिडक्ट कर पाएंगे, और कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जहाँ पे 44A एप्लीकेबल होएगा तभी करेंगे ना। सेक्शन 192 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 192 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 192 कहता है कि कोई भी पर्सन जो किसी भी पर्सन को सैलरी पे कर रहा है, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को सैलरी पे कर रहा है, फिर चाहे वो इंडिविजुअल और एचयूएफ हो। अब यहाँ पे कह रहे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ इवन इफ लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर 44AB हैज नॉट एक्सीडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल एचयूएफ ने 44AB को कंप्लाई किया हो या ना किया हो, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ जाओ, तो सभी के सभी पर्सन, कुल मिला के सभी के सभी पर्सन, ठीक है। सभी के सभी पर्सन को अगर उन्होंने किसी भी पर्सन को सैलरी पे करी तो उन्हें टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब टीडीएस को डिडक्ट कैसे करना पड़ेगा? कितना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? क्या मैम कोई परसेंटेज है? यार परसेंटेज तो कोई भी नहीं है। तो फिर मैम यार परसेंटेज नहीं है यहाँ पे कहा गया कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, से आज ना वन नोट को पता नहीं क्या हो गया यार,
कोई मिस्टर एक्स है जिनकी सैलरी है 8 लाख रुपीस, और मान लो कि ये सैलरी क्या है, ग्रॉस है। अगर ग्रॉस है तो आपको पता है ना क्या करना है, और अगर नेट होगी तो क्या करना है। अगर ग्रॉस है तो इसका मतलब है 16 IA एडजस्ट नहीं होएगा, तो आपको वो एडजस्ट कर देना होगा। और अगर नेट है तो इसका मतलब यहाँ पे 16 IA एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्या देख रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, कहाँ बतिया रहे हो? हाँ, तुम बेटा बिगड़ रहे हो, तुम सही आदमी नहीं हो। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या 8 लाख रुपए पे आप टैक्स कैलकुलेट कर दोगे तो कर दोगे? चलो एक काम करो, 8 लाख रुपीस पे टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। तू रुक जा, ठीक है। प्लास्टिक नंबर दिया, उस पर कॉल कर लो यार, बहुत बार आई है। कितना है बेटा? देखो, अगर 8 लाख रुपीस पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, कितना आया? पक्का श्योर? चलो तब तक यहाँ पे कैलकुलेट करवाते हैं यार। दिवाली के बाद ना ये आईपैड को भी ना रेस्ट करने की आदत पड़ गई है। चलो, अगर 8 लाख रुपीस है इनकी ग्रॉस सैलरी, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें से लेस करूंगी 16 IA, है ना। कितना है बेटा 16 IA की डिडक्शन? 50,000। ये कितना आ गया बच्चा? 7,50,000। अब 7,50,000 रुपए जो हमारी, अगर तुमने गलत निकाला होगा तो मैंने तुम्हें तोड़ देना है। मैंने 8 लाख के आगे ब्रैकेट में ग्रॉस लिखा था ना। सात लाख पचास हजार ठीक है। अब 7,50,000 पे मुझे टैक्स कंप्यूट करना है, तो आप लोगों को पता है फर्स्ट 3 लाख रुपीस पे नो टैक्स, ठीक है ना, पता है ना आप लोगों को, 115 बैक से हम लोग कर रहे हैं। फिर अगले 3 लाख पे बेटा कितना टैक्स लगना है? 5%, कितना आ जाएगा? 15,000। उसके बाद बेटा कितना बचा? 1.5 लाख। 1,50,000 पे कितना लगेगा? 10%, कितना आ गया बेटा? 15,000। ये बेटा कितना आ गया? 30,000। 30,000 ये आ गया। अब बेटा इसमें से क्या एडजस्ट करोगे आप? 4% का सेस कितना आया बेटा? 1,200। ये कितना आ गया? ये आया टैक्स। यानी अगर किसी पर्सन की सैलरी 8 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी है, तो 16 IA की डिडक्शन एडजस्ट करने के बाद अगर हम उस पर कोई टैक्स निकालते हैं, मतलब कुछ भी इसमें एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन कुछ भी नहीं है, तो 31,200 रुपये आएगा।
अब अगर 31,200 आपका टैक्स है तो सरकार पता है क्या कहती है, मान लो हमारे संस्कार भैया है, मिस्टर एक्स है ना, ये संस्कार भैया है जिनकी सैलरी कितनी है 8 लाख रुपए थी, इनके ऊपर टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई 31,200 रुपए की आई। अब 31,200 रुपए की इनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनकम अर्न करेंगे, 24-25 में जमा करना, मगर सरकार कहती है इनके एम्प्लॉयर से कि भैया देखो हमें इस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आके टैक्स जमा करेगा, ऐसा है हमें ना टैक्स ना महीने महीने दो। तो महीने महीने का मतलब हो गया कि ये 31,200 डिवाइडेड बाई कर दो 12, कितना आएगा 2600, यानी भैया की सैलरी से 26 रुपए महीने डिडक्ट होंगे टैक्स के रूप में। अब हो सकता है कि भैया ने कोई बात में कोई पॉलिसी ले रखी हो, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी हो, किसी बच्चे की ट्यूशन की फीस पे कर रहे हो, कोई एजुकेशन लोन ले रखा हो बच्चों के लिए, याद आ रहा है तुम लोगों को 80C 80D 80E, सीवियर डिसेबिलिटी हो, कोई डिपेंडेंट पर्सन हो उसको सीवियर डिसेबिलिटी हो, है ना, या हो सकता है कि कोई FD वगैरह पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, या बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है ना। तो जब अगर साल भर के बीच में इन्होंने ये भी कर रखा होगा तो बाद में आके क्लेम कर लेंगे, अगर टैक्स बनता है तो ओके, नहीं बनता है तो पैसा रिफंड हो जाएगा तुम्हारे को। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब एक सैलरीड पर्सन के ऊपर इस तरीके से हम TDS को डिडक्ट करवाएंगे यार। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम उसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, ठीक है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको डिवाइड बाई 12 करेंगे, जो अमाउंट आएगी, जो फिगर आएगी, ये इनका मंथली TDS होगा। इतनी कहानी समझ में आ रही है मैम? हाँ मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो संस्कार भैया है इनकी सैलरी से भी इनकम हो, इनकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज भी हो, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो मैम ऐसा होएगा तो फिर तब तो फिर टैक्स ज्यादा आना चाहिए। तो इस केस में सरकार ने संस्कार भैया के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए हैं। संस्कार सुनो, तुम्हारे अगर कोई और इनकम है ना तो ये वाली इनकम का ब्यौरा तुम अपने एम्प्लॉयर को दे दो, यानी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी एम्प्लॉयर हूँ मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास आए और तुमने मुझसे कहा मैम जो आप मुझे सैलरी दे रहे हो वो तो मेरी इनकम है ही, इसके अलावा 10 लाख रुपए की मेरी अदर सोर्सेज से इनकम है, 50 लाख रुपए की मेरे पास PGBP से इनकम है, एंड ये इनकम वो इनकम। आई बात समझ में? तो वेरी सिंपल, ये मुझे बताएंगे और मैं उस पर भी TDS सरकार को जमा करवा दूंगी। आई कहानी समझ में? बेटा कैसे नहीं जमा करोगे यार, सरकार कह रही तुमको करना पड़ेगा, नहीं करोगे? अब बेटा ये तो बहुत आगे की बातें है ना, ये शायद तुम तीसरी क्लास में सीख रही होगी, या शायद कल शाम को हो सकता है मैराथन करेंगे तो कल शाम को हम सीख रहे होंगे, 5 बजे के अराउंड मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आ जाओ। मतलब कल टेस्ट है? कल टेस्ट है? चलो बेटा जी, ओ बेटा जी, इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा आ जाओ, यहाँ पे देखो मैम, हो सकता है कि ये 2 एम्प्लॉयर के वहाँ पे जॉब कर रहा हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो फिर किसी एक एम्प्लॉयर को बता देना कि मैं इनके वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो कोई एक एम्प्लॉयर दोनों ही सैलरी पे TDS को डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा इफ एनी पर्सन इज वर्किंग विद 2 और मोर एम्प्लॉयर्स इन दैट केस ही शुड सबमिट, यानी कि जो पर्सन है एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय शुड सबमिट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी इनकम फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स टू वन ऑफ द एम्प्लॉयर, ताकि एक एम्प्लॉयर सारे के सारे अमाउंट पे TDS को डिडक्ट कर सके। आई कहानी समझ में? अच्छा, इफ एम्प्लॉय हैज इनकम अंडर दैट एनी अदर सोर्सेज, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ, अगर तुम्हारी किसी और सोर्स से इनकम है तो वो भी तुम मुझे बताओगे और फिर मैं उस पर भी TDS को डिडक्ट करवा दूंगी, ठीक है ना यार। आ जाओ, अब बात करते हैं सेक्शन 192A की यार। 192A क्या है? 192A बेटा 192A क्या कहता है? 192A कहता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है प्रोविडेंट फंड का पैसा, देखो प्रोविडेंट फंड में मैंने बताया था RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, याद आ रहा है आप लोगों को सैलरी वाले चैप्टर में? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया है प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड,
और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जो वैल्यू है वो मोर देन और इक्वल्स टू 50,000 है। ये इक्वल्स टू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेंगे कि ये मोर देन है या इक्वल्स टू है ना, तो यहाँ पे बहुत गेम हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पे किया है प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड का अमाउंट 50,000 और मोर है, तो इस केस में एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है बेटा कि एम्प्लॉयर को टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे भी एक गेम है, आप लोगों को पता है कि अगर आपको देखो, अब ये कौन सा आरपीएफ है, आरपीएफ का जो पेमेंट है तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। एंड आपको मैंने बताया था कि अगर रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोविडेंट फंड का आपको पेमेंट मिलेगा तो बेटा वो जो प्रोविडेंट फंड होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। कोडर कब एग्जेम्प्ट होता है बेटा? रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है वो प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है, बताया था मैंने। कब एग्जेम्प्ट होता है और कब टैक्सेबल होता है, मुझे वो चाहिए तुमसे। बेटा वो तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम की बात है कि 12% एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। मैं रिटायरमेंट के टाइम की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो 192A है, मैं सेक्शन 192A पढ़ा रही हूँ। एंड 192A में मैंने आप लोगों को बताया था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो प्रोविडेंट फंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन मैंने 3 कंडीशन बताई थी। ओके तो 192A में मैंने आप लोगों को बताई थी 3 कंडीशन। 3 कंडीशन क्या थी सर? पहली कंडीशन ये थी कि अगर एम्प्लॉय ने 5 साल से ज़्यादा सर्विसेज दे दी है, तो 5 साल से ज़्यादा की सर्विसेज देने के बाद अगर आप प्रोविडेंट फंड रिसीव कर रहे हो तो वो प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और बेटा जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसके ऊपर तो टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। भाई टीडीएस की प्रोविजन तो उसी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होंगी जो टैक्सेबल होएगी ना। जो इनकम एग्जेम्प्ट होएगी उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर आपको प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। 3 कंडीशंस मैं बताने जा रही हूँ, उसमें से कोई एक भी फुलफिल हो जाती है तो फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या थी? आपने 5 साल की सर्विसेज दे दी हो, समझ रहे हैं? 5 साल से ज्यादा की आपने सर्विसेज दे दी तो आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। इन केस अगर आपने 5 साल की सर्विसेज नहीं दी और आपने रिटायरमेंट ले लिया, एंड रिटायरमेंट के पीछे का जो रीजन है वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई इंजरी हो गई, जिसकी वजह से अब आप फर्दर जॉब नहीं कर सकते हो। तो आप तो जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे ना, बट उसके आगे किसकी चलती है? आपको जॉब छोड़नी पड़ गई बिकॉज ऑफ बीमारी, बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ इंजरी। तो ये केस में भले ही आपने 5 साल पूरे किए हो या ना पूरे किए हो, समझ रहे हैं? तो इस केस में आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा यार। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे इलनेस और इंजरी की बात कर रहे हैं यार, है ना। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है? तीसरी कंडीशन है अगर आपने एम्प्लॉयर ए के वहाँ पे जॉब किया और ए के वहाँ पे जॉब किया आपने 3 साल, मान लो अब 3 साल आपने जॉब किया है, 3 साल जॉब करके अगर आप रिटायरमेंट लेते हो तब तो यार आपका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपने एम्प्लॉयर बी को ज्वाइन कर लिया, आपने प्रोविडेंट फंड का पैसा रिसीव ही नहीं किया। आपने कहा कि ऐसा है एम्प्लॉयर ए, आप मेरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो बी के वहाँ पे ट्रांसफर करवा दो, और मैं बी के वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, बी भी प्रोविडेंट फंड का पैसा मेंटेन कर रहा है, तो मेरा प्रोविडेंट फंड ए टू बी ट्रांसफर हो गया, मतलब एम्प्लॉय ने इसको विड्रॉ नहीं किया, और इन दोनों को मिला के 5 साल कंप्लीट हो गए। इन दोनों को मिला के 5 साल कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगर आप प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालते हो तो ये बेटा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास बेसिकली ना 3 कंडीशन है
और अगर इन 3 कंडीशन में से आप कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करते हो तो फिर बेटा यहाँ पे देखो 1 कंडीशन, 2 कंडीशन एंड 3 कंडीशन, तो आपका ये जो पैसा होएगा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, समझता है। और अगर इन तीनों में से कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती और 5 साल से पहले आप जॉब छोड़ देते हो और वो इलनेस और इंजरी नहीं है, वो आपने बस इंजॉय कर लिया, 5 साल से 2 साल जॉब किया, आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो वो केस में तो आपका प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल हो जाएगा और अगर टैक्सेबल होएगा तो फिर टीडीएस डिडक्ट होएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी सहूलियत दे रखी है कि अगर प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो 50,000 से ज्यादा है या 50,000 या उससे ज्यादा है तो ही बेटा इसको टैक्सेबिलिटी करवा रहे हैं, अदरवाइज नहीं करवा रहे हैं। आई बात समझ में। तो 192A क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करी है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की और ये जो है ये इन 3 कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, ये 3 कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये टैक्सेबल होएगा और अगर टैक्सेबल होएगा तो फिर बेटा टीडीएस डिडक्ट होएगा और 10% के रेट से बेटा टैक्स कटेगा। आई बात समझ में, देख लो एक बार यहाँ पे 192A, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट of a recognized provident fund to any person shall deduct tax at source if the amount to be paid is taxable, if the amount is paid क्या होना चाहिए, taxable होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए कि ये कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट भी होता। बेटा मत बंद करो, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल हुआ तो टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट करेंगे, 192 अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड टीडीएस का रेट क्या होएगा, 10% के रेट से होएगा। बोलो इतनी कहानी समझ में आती है। आ जाओ अगला सेक्शन है 193, राइट अ नोट ऑन टीडीएस इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखो बहुत तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, है ना। तो ये कौन सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। एंड 193 मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है, आप लोगों को याद आ रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अभी तो 192 में और 192A में ऐसा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, और है तो ये बहुत बेसिक सेक्शन है, आपको पता है कि सैलरी पे कैसे कटेगा और आरपीएफ पे कैसे कटेगा, है ना। ना आप बात करते हैं 193, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर किसी पर्सन ने किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो बेटा यहाँ पे आपके ऊपर ना टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाले हैं। और ये देख लो क्या है, every person responsible for making payment of interest on securities to any resident shall deduct tax at source at the rate of 10%, ठीक है ना यार। तो अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तो उस पर आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होएगा, ठीक है। अच्छा अब यार ये 4 बातें आपको याद रखनी है एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको इंपॉर्टेंट आएगा कि भाई ये वाले प्रोविजन दे देंगे, आपको याद रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस लगता है लेकिन इन 4 केसेस में नहीं लगेगा। अब वो 4 केसेस क्या है, इन केस ऑफ एनी इंटरेस्ट पेबल टू एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और एनी डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड एंड इफ द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट पेड और लाइकली टू बी पेड, ये जो अमाउंट है वो 5,000 रुपीज से एक्सीड नहीं कर रहा है। मतलब कोई कंपनी है वो किसी इंडिविजुअल को कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है और वो इंटरेस्ट का पेमेंट अप टू 5,000 है, तो 5,000 अमाउंट है, बहुत नॉमिनल, बहुत कम अमाउंट है, तो उस पर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करवा रहे। तो अगर किसी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट का अमाउंट अप टू 5,000 है तो टीडीएस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाले। एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज हैं तो इस पर भी बेटा टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाले, क्योंकि इनकी शर्त ही यही होती है कि भाई आप हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, हम आपको टैक्स फ्री करवा देंगे, तो यही आपकी बचत हो जाती है, है ना। तो एनी सिक्योरिटीज विच इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये केस में आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एनी इंटरेस्ट बीइंग पेड टू, यहाँ पे प्लीज फोकस करेंगे, पेड टू, ठीक है, पेड बाई नहीं है। एंड टू एंड बाई की बड़ी इंपॉर्टेंस है टैक्स में कि किससे और किसको, ठीक है। तो एनी इंटरेस्ट पेमेंट पेड टू बैंक और एलआईसी, तो ये केस में टीडीएस की प्रोविजन नहीं है। मैम ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों नहीं होंगे? द रीजन बिहाइंड
कि ये लोग अपना टैक्स ना टाइमली जमा करते हैं। बेसिकली टीडीएस की प्रोविजन तो उनके ऊपर एप्लीकेबल करवाने के लिए ना, जो डिफॉल्टर हैं, डिले टैक्स जमा करते हैं, है ना यार, परेशान करते हैं गवर्नमेंट को, तो उनके लिए बनाया है प्रोविजन। लेकिन बैंक और एलआईसी वगैरह की बात करूँ तो यार ये लोग तो बड़े बड़े कंपनीज हैं यार, है ना, बिलियंस में इनका टर्नओवर एंड ऑल है, तो ये लोग टैक्स में डिफॉल्ट नहीं करते हैं, टाइमली टैक्स जमा करते हैं। मत खाओ। हाँ, कौन खा रहा है देखो, दरिद्र कहीं का। आ जाओ। तो बैंक और एलआईसी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं यार, तो ये तो टाइमली टैक्स जमा करेंगे, और अगर ये टाइमली टैक्स जमा करेंगे तो ये केस में टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा लास्टली आता है यहाँ पे, अगर कोई सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है तो इसके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाले, ठीक है ना यार। तो इतनी कहानी ध्यान रखोगे तुम लोग यार, कि टीडीएस की 193 कहता है कि टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिल रहा है तो टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है। बट अगर वो इंटरेस्ट अप टू 5,000 and TDS provisions are not applicable. If security is issued by the central government or state government, TDS provisions are not applicable. And if interest paid to bank or LIC, तो इनके ऊपर TDS provision applicable नहीं होंगे. And if security is held in DMAT form, तो इनके ऊपर भी TDS की provision applicable नहीं है। बोलो इतनी कहीं समझ में आती है? क्लियर। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ABC Limited has to pay interest of 2 लाख to Mr. X, क्या लगता है टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होएगा? ABC Limited है और इंटरेस्ट पे करें 2 लाख रुपीज, 5,000 से एक्सीड कर रहा है ना, तो यस ऑफ कोर्स टीडीएस डिडक्ट होएगा। कितना परसेंट डिडक्ट होएगा? 10% डिडक्ट होएगा। रेट भी आपको याद रखना है यार, ठीक है। ABC Limited has to pay interest 12 लाख to Mr. X in connection with listed debenture, क्या लगता है टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे? होंगे। ABC Limited has to pay interest 5,000 to Mr. X, क्या लगता है टीडीएस क्यों नहीं होएगा यार? भाई गजब यार, तुम लोग तो एकदम हाँ लगी। इलस्ट्रेशन 1, चलो पहला इलस्ट्रेशन मैं करवाऊंगी यार, है ना, हाँ मैं ही करवाऊंगी यार। आओ। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन ABC Limited, क्या है? फोकस करो, सनी भारी करवा देंगे तुम्हारा हम। Mr. X has invested some amount in ABC Limited and the company has paid him interest of 5,40,000। तो कितना अमाउंट पे किया? कंपनी ने पे किया 5,40,000 आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। ओ, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 5,40,000 रुपए है ये नेट है मेरे लाल। नेट का मतलब, अब ये तो नेट है, मतलब इस पर टैक्स ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब अगर इनकम कंप्यूट करनी है तुम्हें, तो फिर अगर तुमसे ये पूछेंगे कि बताओ कितना टैक्स मिस्टर एक्स को पे करना है उनके रिस्पेक्ट में ऑल एंड ऑल, तो पहले तुम्हें इनकी इनकम बनानी पड़ेगी, ग्रॉस ले जाना पड़ेगा, फिर टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन करते कैसे, पहले मैं दिखा देती हूँ। तो 5,40,000 आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, इसका मतलब 5,40,000 रुपए जो ये है ये बेटा 90 के बराबर है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी 10% का टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। The check was collected by the bank and the bank charges were 1%, और बैंक के जो चार्जेस है वो कितने हैं? 1% के हैं, ठीक है। इसका मतलब है, अच्छा अब मुद्दा यहाँ पे एक आता है कि गलती ना करो, बता देती हूँ। देखो बैंक में चेक, बैंक ने मुझे चेक दी कितने की? भाई 5,40,000 की दी होगी, 10% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद दिया होगा। तो बैंक ने मुझे चेक दिया 5,40,000 की, और बैंक ने उस पे उसको पेमेंट करने के लिए 1% के चार्जेस काट लिए। तो मुद्दा ये आता है कि जो चार्जेस होंगे वो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 होंगे,
या 5,40,000 पे होंगे? भाई जितने का तुमने पेमेंट किया है तुम उसी पे तो अपना पैसा काटोगे ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो 1% का जो एक्सपेंस है जो बैंक ने डिडक्ट किया है तो वो 5,40,000 पे कॉम्प्यूट करेंगे, ना कि हम 6 लाख पे कॉम्प्यूट करेंगे। आई कहानी समझ में? फिर कह रहे हैं यस इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज है। चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो एचपी से कितनी इनकम है बेटा? 10 लाख की। और अदर सोर्सेज में कितनी है? तो 5,40,000 रुपए का इनको इंटरेस्ट पे हुआ था, जो कि कितने के बराबर है? 90 के। मैं इसका 100 निकाल लूँ, कितना आएगा ये? 6 लाख। तो इसका मतलब है टोटल इनकी इनकम कितनी हो गई? 16 लाख हो गई। नहीं 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 6 लाख नहीं हुई, ओ सॉरी 1% इसमें ना, ये सेक्शन 56 की इनकम है। क्यों? अरे यार आज तो मतलब ना बवाल काट के पड़ा हुआ यार, वन नोट नहीं चल रहा मेरा। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 10 लाख रुपीस की। अदर सोर्सेज सेक्शन 56 में इनकी जो इनकम है एक बार देखो हाउस प्रॉपर्टी से नेट है या क्या है? इनकम दे रखा, ठीक है। ये आई इनकी 5,40,000 90 के बराबर, तो इसका आपने 100 निकाल लिया तो ये आ गया बेटा 6 लाख रुपए, है ना। इससे लेस कर दो 57 के अंतर्गत एक्सपेंडिचर, 57 के अंतर्गत, है ना, लेस सेक्शन 57। 1% किसका? 5 लाख। चलिए कितना आएगा बेटा? 5400 नहीं आएगा, 1% है ना, 540 आना चाहिए। कितना आएगा? 5,40,000। 1% कितना आया? लेस करो कितना आएगा? 5,94,000 जोड़ो कितना आएगा? टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो। नाइन्टी बेटा इसलिए किया है ना क्योंकि वो टीडीएस को क्वेश्चन में दिया है ना, टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद आया। तो टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10% का टीडीएस लगता है ना, तो बैंक ने मुझे 10% का टैक्स डिडक्ट करके मुझे 540 पेमेंट कर दिया। तो भाई जब मैं अपने इनकम स्टेटमेंट में लेके जाऊंगी तब तो मैं ग्रॉस लेके जाऊंगी, नेट लेके नहीं जाऊंगी, है ना। बच्चों ने कहा कि इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो 1,85,500 आएगी। हाँ चलो मैं क्या कैलकुलेट करवा लेती हूँ, ठीक है। देखो पहले 3 लाख पे नो टैक्स, अगले 3 लाख पे 5% का टैक्स, जो कि कितना आ जाएगा बेटा? अगले 3 लाख पे बेटा 10% का टैक्स, जो कि आ जाएगा बेटा 30,000। अगले 3 लाख पे कितना कितना आ गया बेटा? अब कितना बचा? अभी एक और 3 बचा ना, इस पे कितना कितना आया? और इसके बाद कितना बेटा? 94,000, 25% है ना। मैं तो चेक कर रही थी बेटा, कहाँ 90? ये मैं चेक नहीं कर रही थी यार। कितना आया ये? हाँ 28,000 जोड़ो कितना आएगा? 178
380, 4% का सेस लगाओ। क्या बेटा? 7-1, ज्यादा नहीं आ रहा यार। 7-1, कितना आएगा ये? 185, 500, ये आया। यानी टोटल टैक्स पेबल कितना था? 185, 515। और सरकार इन्होंने कितना टीडीएस डिडक्ट कर लिया? 60,000। तो 185, 515 है, जिसमें से 60,000 रुपये टैक्स ऑलरेडी हमने जमा करके रखा है ना। बोलो बच्चों। तो रिमेनिंग जो आएगा वो टैक्स इनको जमा करना होगा। आई कहानी समझ में? बोलो हाँ। एक 85, 515 बेटा, जिसमें से 60,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी जमा है, तो रिमेनिंग इनको इतना जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो। मैंने आंसर हाइड कर दिया, तुम मुझे बताना कितना टैक्स लगना है या कितना रिफंड होना है। सारे प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, आंसर नहीं देखेंगे। जो आंसर देखेंगे उनके एग्जाम में कभी आंसर नहीं आएंगे। चलो करो। हाँ बेटा, 40,000 का रिफंड। कितना रिफंड आ रहा है? कोई बताया? और कित 40 का ही आ रहा है? सबका हो गया ये? नहीं, 30,000 का आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, तो रिफंड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कुछ मिस्टेक हो गई, मिस प्रिंटिंग है। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को SW दे रही हूँ। अच्छा, अब इससे एक चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमेशा क्वेश्चन में ना, अगर TDS डिडक्ट होके इनकम दी होगी तो वो हमेशा नेट में दी होगी। अगर इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहे हो तो हमेशा उसको ग्रॉस बनाना। समझ रहे हो ये बात को? बोलो हाँ। चलो आगे बात करेंगे 194। इस पे एक हैशटैग लगाएंगे, भी करेंगे इस पे भी बात। आ जाओ, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। 194 ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिखा लगा रखा होगा, क्यों? 193 वेरी इंपॉर्टेंट, 194 ए वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक बार जल्दी से पहले आंख बंद करके रिवाइज करते हैं कितनी बातें करी। सबसे पहले 190 सेक्शन का 190 में कहा कि जिसके ऊपर TDS और TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं उसको TDS और TCS के प्रोविजन को एप्लीकेबल करवाना है। 191 कहता है अगर TDS और TCS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना है। अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशन आते हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। फिर 192 में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड HUF,
अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई सैलरी दे रखी है तो सैलरी पे उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। वहाँ पे कोई टीडीएस का रेट नहीं है, टोटल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के बाद डिवाइड बाई 12 कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो हर महीने आपका टीडीएस के रूप में कटेगा। 192A में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी पर्सन ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पेमेंट किया एंड अगर वो प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल है एंड अमाउंट जो प्रोविडेंट फंड का है वो 50,000 या उससे ज़्यादा का है, तो ये केस में टीडीएस डिडक्ट होएगा और 10% का आपके ऊपर टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होएगा। फिर 193 मैंने आप लोगों को बताया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होएगा 10% की रेट से, लेकिन अगर इंटरेस्ट का अमाउंट अप टू 5,000 रुपीज़ ही है तो आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। If interest given by the if security issued by the central government or state government, TDS provisions are not applicable. If payment made to bank or LIC, TDS provisions are not applicable. If securities held in the form of DMAT, तो फिर ये केस में भी TDS provision applicable नहीं होंगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोविजन 194A का आप कराने जा रहे हैं ना। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब यार ये वो इंटरेस्ट सिक्योरिटीज वाला नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज वाला जो इंटरेस्ट था वो कवर हो रहा था 193 में, है ना, तो ये कवर होने वाला है बेटा यहाँ पे। अच्छा अब ये क्या कहानी है यार, यहाँ पे है कि अगर आपका कोई बैंक में एफडी वगैरह है और उस एफडी वगैरह पे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट पे भी टीडीएस डिडक्ट होएगा। अगर आपका बैंक में कोई एफडी वगैरह है और उस डिपॉजिट्स हैं तो उस डिपॉजिट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एंड इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीडेड ₹5,000 तो ही 194A एप्लीकेबल होएगा। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट एक्सीड कर रहा है 5,000 से ज़्यादा तो फिर आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अच्छा 1 मिनट, बैंक में बैंक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बैंक और उसके लिए अभी लिमिट चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं। अगर आपको डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है एंड इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीडेड ₹5,000 देन रेट ऑफ टीडीएस 10% एप्लीकेबल होएगा। बट अगर बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से या पोस्ट ऑफिस से अगर आपको कोई डिपॉजिट वगैरह कर रखी है और उस पर कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5,000 की लिमिट की जगह हो जाएगा ये 40,000 रुपीज़, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। आई कहानी समझ में, ध्यान रखना ये बात को। कैसे पता तुम लोगों को? कुछ नहीं। Every person making payment of interest other than interest on securities to any resident shall deduct tax at source at a rate of 10%, provided the amount being paid or payable during a particular year to a particular person is exceeding 5,000. But if payment is being made to a bank, made by bank or post office or corporate society, तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा 40,000, और अगर आप सीनियर सिटीजन तो कितना हो जाएगा 50,000. फर्दर TDS shall be only on time deposit इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट. ठीक है, मैंने आपको डिपॉजिट का, तो डिपॉजिट में यहाँ पे टाइम डिपॉजिट का मतलब FD हो गया एंड रिकरिंग का मतलब हो गया कि ये मंथली वाला जो होता है. लिमिट ऑफ 40,000 50,000 शैल बी पर ब्रांच. अब ये क्या कहानी है यार, यहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जहाँ पे CBS सिस्टम होता है और बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जहाँ पे CBS सिस्टम नहीं, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम. वैसे आज की डेट में तो सभी बैंकों में सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है, बट पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, प्रावधान पुराने. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बैंकों में CBS सिस्टम नहीं है तो पर ब्रांच आपको 40,000 रुपीज़ की लिमिट मिल रही है. मतलब कि मान लो मेरे 5 बैंक में अकाउंट है और सब में कुछ ना कुछ FD है और सब में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 1-1 लाख रुपए का, तो पर ब्रांच मुझे 40,000 रुपए का छूट मिल जाएगा, समझ रहे हैं. लेकिन अगर मान लो नहीं 1-1 लाख नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो पर ब्रांच 40-40 का छूट है. लेकिन अगर मेरा किसी ऐसे बैंक में अकाउंट है जिसमें सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है तो फिर ये केस में सभी, चाहे कितने भी ब्रांचेज में मेरे अकाउंट हो, सभी का मिला के टोटल एक ही लिमिट एप्लीकेबल होगी 40,000 रुपए की. आई बात समझ में?
सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है तो पर ब्रांच 40,000 है, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो अलग अलग जगहों पे, मतलब एक ही ब्रांच पे, मतलब एक ही लिमिट मिलने वाली 40,000 रुपए की, ठीक है। देखो वही प्रोविजन आ गया। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, किसी ने इनके पास डिपॉजिट कर रखा है, तो अगर ये 44 AB के प्रोविजंस को एप्लीकेबल करवा रहे हैं, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है और अगर इनके पास किसी ने डिपॉजिट करके रखी हुई है, तो अगर ये 44 AB के प्रोविजंस को एप्लीकेबल करवाएंगे तब तो ये टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ब्लैक कलर के लिखा हुआ आप ध्यान रखना। All individual and HUF shall be required to deduct tax at source only if the turnover in the case of business has exceeded 1 crore and यहाँ पे 50 लाख है, ठीक है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ। A corporate society shall be required to deduct TDS if the total sales and gross digital turnover of the corporate society exceed 50 करोड़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज तभी आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे जब उनका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना यार। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, अब पंजाब नेशनल बैंक दे रहे हैं यार कितना, बैंक है ना यार ये, और बैंकों के लिए लिमिट कितनी है, 40,000 की। क्यों, किसके लिए है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेट सोसाइटी ना, क्यों बोल रही हो, बुद्धू हो गया। पंजाब नेशनल बैंक हैज पे इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख टू मिस्टर एक्स। क्या लगता है टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? कितना कितना अमाउंट आएगा? अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो कर लोगे यार, नहीं कर पाओगे, आएगा ही नहीं। और अगर आ गया तो देखो क्वेश्चन तो इसी किताब से आएंगे ना, तो तुम पढ़ के जाओ यार, तुम्हें याद रहेगा ये बात। पीएनबी ने पेमेंट करी 10 लाख रुपए की, लगेगा टीडीएस? लगेगा? सोच लो। पीएनबी ने पेमेंट करी 1 लाख, लगेगा? लगेगा। पीएनबी ने पेमेंट करी इंटरेस्ट की 1000 टू एचयूएफ, लगेगा? काहे? पंजाब नेशनल बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट 39,900, लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? आ जाओ, आप सब सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे ये 5 पॉइंट पे बेटा टीडीएस नहीं कटेगा, ये 5 पॉइंट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होने वाला। कहाँ पे? इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म, किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो वहां पे टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगने वाले, समझ रहे हैं? आ जाओ। इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे बेटा टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगने वाले हैं, समझता है ना बच्चों? एनी इंटरेस्ट बीइंग पेड टू बैंक और एलआईसी, वापस वही बात आती है ना, बैंक और एलआईसी को किया तो नहीं लगेंगे क्योंकि ये लोग टाइमली टैक्स भरते हैं। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड और वेल्थ टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स रिफंड, इस पे कैसे लग जाएगा? इनकम टैक्स ज्यादा चला गया तो उसी पे इंटरेस्ट दे रहे हैं यार, है ना, सरकार के पास ऑलरेडी टैक्स के फॉर्म में पैसा था तो इस पे नहीं लग रहा है। इनकम पेड इन रिलेशन टू अ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का शर्त यही होता है कि मेच्योरिटी पे पैसा एग्जेम्प्ट होएगा, तो जीरो कूपन बॉन्ड अगर आप परचेज करते हो तो इनके मेच्योरिटी पे पैसा जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये केस में इस पे भी नहीं लगने वाला है टीडीएस का प्रावधान। एंड इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड स्कीम है तो फिर बेटा ये नहीं लगेगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 चीज़ों को यहाँ पे ये 5 इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट किया, ऊपर 193 में आपने 4 बातों को एग्जेम्प्ट करवाया था, है ना, तो ये ध्यान रखना जरूर, एग्जेम्प्ट वाली बातें जरूर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन करवा दूं, आ जाओ। क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम लोग यार, सब ठीक है ना, दिमाग एकदम सही है तुम लोग यार। अपना तुम पढ़ लो बेटा, उनके चक्कर में मत पढ़ो यार, वो पास हो जाएगा तुमको यही छोड़ जाएगा। हाँ वही हम उससे कह रहे हैं, समझा रहे उसको, वो पास हो जाएगा और तुमको बेटा यही छोड़ जाएगा। स्टार्ट का बटन बंद करो फिर से, मतलब लफड़े खत्म कर दिए यार, पिछली बार इसको स्टार्ट का बटन बंद करवाया था और आज इसने लफड़े खत्म कर दिया है ना।
मिसेस नुपुर शर्मा इज गेटिंग फैमिली पेंशन 7,000। फैमिली पेंशन कहाँ जाएगी? Family pension 7,000 per month. She has also received interest on fixed deposit 90,000. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे आ गया है कितना? 90,000। आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स 10,000। अच्छा, the bank has deducted collection charges 1.5%. सी एज शॉर्ट टर्म कैपिटल के 111 एज 4 लाख। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज 67,500। तो इनके पास जो टोटल जो डिडक्शन है वो कितने के? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 67,500। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। मेरा तो ये चलेगा ही नहीं यार। आ गया? ऑर्डर आ गया? नहीं नहीं, तुम करो। फैमिली पेंशन मिल रही ना? कितनी मिल रही है? कितनी? तो 7,000 मिल रही है। 7,000 इंटू 12 कितना आ गया? इसमें आपको मिलती है एग्जेम्पशन, है ना? कितनी मिलती है? 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000। 1/3 कितना आएगा इसका? कितना? तो 28,000। यार
क्या हो गया यार इसमें, सवाल तो अजीब ही हो गया। तो कांड कर रखा है यार। तो 28,000 और 15,000 है ना, विच इज लोअर, कितना आ जाएगा? 15,000। ये कितना आ गया बेटा? 69,000, ये टैक्सेबल हो गई। और इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट। यार 90,000 दे रखा है नेट में, तो ग्रॉस कर देते हैं। तो 90,000 पे अपन ने, ये 90 के बराबर है, तो इसका 100 कितना आ जाएगा बेटा? हाँ बेटा, क्या डायरेक्ट दिया? हाँ तो 90 दिया था, 90,000 दिया है ना, तो जो कि 90 के बराबर है, तो उसका 100% कितना होएगा? ग्रॉस में तो हम सारा ही लेके जाएंगे ना, 1 लाख। कितना और क्या है बेटा? अच्छा इसमें बैंक चार्जेस भी हैं, ओके 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 ओके। तो बैंक चार्जेस हैं, तो यार हमको बैंक चार्जेस यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे यार, है ना। तो ये आ गया 1 लाख, और 1 लाख से हम क्या लेस करेंगे? 1.5%, 1.5% ऑफ 90,000, कितना आ जाएगा बेटा ये? 13, कितना आ जाएगा बेटा ये? 98,650। और क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी तो है, कितना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला है या 111 ए है? ठीक है, कितना है बेटा? 4 लाख। अच्छा इसके अलावा और क्या दे रखा है बेटा? डिडक्शन दे रखे हैं। अच्छा आप लोगों को पता है कि जो डिडक्शन होते हैं वो नॉर्मल इनकम से अलग होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए से आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, तो कितने डिडक्शन है? तो जितने की भी होंगे, इसका मतलब कॉमन सेंस हम यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो एडजस्ट करो, मतलब ठीक है, तो लेस कर देते हैं हम यहाँ से डिडक्शन। चैप्टर 6 के कितने आ जाएंगे बेटा? 67,650। कितना आ जाएगा बेटा ये? पाँच लाख आ जाएगा, पूरा एग्जैक्ट 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख आया। अब हमारे को क्या करना है? टैक्स निकालना है। अब टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं। तो बेसिक एग्जाम्पशन में देखो, अपने को एग्जाम्पशन जो क्लेम करनी है वो सबसे पहले तो हम नॉर्मल इनकम से क्लेम करेंगे, और नॉर्मल के बाद ऑफकोर्स हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से मैं 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मेरी टोटल इनकम है, मैं इसे लेस करती हूँ 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन, और बचे कितने? 2 लाख। अब 2 लाख पे टैक्स कितना लगेगा? 15%। शॉर्ट टर्म, अब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम बची ना बेटा। पहले 1 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जाम्पशन थी वो मैंने नॉर्मल से क्लेम कर लिया, पहले जो 1 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जाम्पशन थी वो मैंने नॉर्मल से क्लेम कर लिया। रिमेनिंग जो 2 लाख रुपए थे वो मैंने 111 ए से क्लेम कर लिए। ऑफकोर्स मैं 111 ए से क्लेम तो कर ही सकती हूँ ना, तो कर लिए। तो रिमेनिंग बचा कितना? 5 में से अब 2 ही लाख तो बचा, तो 2 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 15%, बताओ कितना आएगा? हाँ 30,000। तो ये आ गया 30,000 रुपये का बेटा अपना टैक्स। लेकिन ये इनकम कितनी है? 5 ही लाख है। और अगर इनकम अप टू कितनी हो, 7 लाख, तो फिर आपको 87 ए की रिबेट मिल जाती है यार। 87 ए की रिबेट जो है वो 112 ए से नहीं मिलती है, याद आ रहा है? 87 ए की जो रिबेट है वो 112 ए से नहीं मिलती है, बाकी सबसे मिल जाएगी। इनफैक्ट कैजुअल इनकम से भी तो मिल जाएगी, समझा क्या? तो इसका मतलब ये है कि ये तो टैक्स लाइबिलिटी आ गई मेरी, ठीक है भाई, ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई है, लेकिन ये टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 87 ए की हमने रिबेट क्लेम कर लिया, तो पूरी की पूरी 30,000 नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, ये आ गया बेटा हमारे पास कितना? 25,000 की रिबेट हमने क्लेम कर ली। कितना है यहाँ पे?
5000। सेस बताओ कितना आएगा 4%? 200। तो 5200 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी आएगी जो इनको पे करनी पड़ेगी। टैक्स कितना जमा किया था? 10,000। लाइबिलिटी कितनी आई? 5200। तो बाकी का टैक्स जो हो गया वो क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। बोलो कहानी समझ में आई क्या? डायरेक्शन क्लेम। अच्छा, वो 115 बैक को लेके होएगा। 115 बैक में मैंने आप लोगों को बताया था कि 80C, 80CC, CCH, CCH और AA ही क्लेम करेंगे, है ना? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर 115 बैक से करेंगे तो आपको ये डिडक्शन समझने पड़ेंगे किस चीज़ के डिडक्शन है, क्योंकि 115 बैक से आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, 3 ही डिडक्शन अलाउ होंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि डिडक्शन कौन से हैं। ठीक है, तो 115 बैक से आपको पता है सिर्फ 3 ही डिडक्शन अलाउ होते हैं, बाकी अलाउ नहीं होते हैं ना, ध्यान रखना इस बात को। चलो एक और क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद इसको करते हैं, है ना? ठीक है।